अस्सलाम वालेकुम क्लास, क्या हाल है, कैसे हैं आप लोग। हमारा मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस का आज लेक्चर नंबर 20 है। इससे पहले हम थोड़ा रिकैप करते हैं हमने लास्ट लेक्चर में क्या देखा। लास्ट लेक्चर में जो हमारा फोकस रहा वो रहा कैरियर के ऊपर, आपके कैरियर डेवलपमेंट फेज कौन कौन से हैं, कौन कौन सी स्टेजेस आपके कैरियर की। कैरियर नो डाउट एक ह्यूमन जो है एक लाइफ का पर्सपेक्टिव है, ठीक है। व्हेनेवर यू ज्वाइन सम ऑर्गेनाइजेशन आपकी डिफरेंट कैरियर की डेवलपमेंट्स आपके पास होती हैं और हर डेवलपमेंट फेज के अंदर कुछ ना कुछ आपके पास जो है वो रिक्वायरमेंट्स होती हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आप सेल्स डिपार्टमेंट में देखें तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको डायरेक्टली जो है वो सेल्स डायरेक्टर नहीं लेंगे कभी भी। इससे पहले आपको डिफरेंट फेजेस से गुजरना पड़ेगा, डिफरेंट इंटर्नशिप्स होंगी आपके पास, डिफरेंट आपको टास्क दिए जाएंगे। देन प्रोग्रेसिवली विद द टाइम आपके पास क्या होगा कि आप जो है एक डेवलपमेंट के या कैरियर का आप जो है वो एक फेज के ऊपर आएंगे, ठीक है। सिमिलरली अगर आप यूनिवर्सिटीज के अंदर देखें तो आप कभी भी डायरेक्ट जो है वो प्रोफेसर नहीं भर्ती हो जाते, ठीक है। इससे पहले आपको डिफरेंट फेज लेक्चरर, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट एंड देन, लेकिन हर फेज के अंदर जो डेवलपमेंट आपके पास है, हर डेवलपमेंट के अंदर कुछ ना कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं और आपको वो रिक्वायरमेंट्स जो है वो पूरी करनी होती हैं। जब तक आप वो रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं करते, वो जो आपके प्री रिक्विजिट्स हैं वो पूरे नहीं होते, तब तक आप कैरियर की नेक्स्ट फेज के अंदर जो है वो नहीं जाते। तो नेक्स्ट लेक्चर में हमने बात की थी आपके पास कैरियर डेवलपमेंट क्या चीज है, कैरियर डेवलपमेंट के अंदर कितनी स्टेजेस हैं। अर्ली स्टेज हमने कहा जी, फिर हमने कहा जी मिड फेज है, फिर आपके पास लेट कैरियर आपके पास, और हर कैरियर के अंदर जो है वो डेवलपमेंट जो आपके पास है लेट है, अर्ली है, ठीक है, या मिड कैरियर है, यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं और आपको कुछ ना कुछ जो है चीजें जो है वो अपनी, फॉर एग्जांपल आपको अपनी परफॉर्मेंस जो है वो आपको जो है इम्प्रूव करनी है, आपको अपनी क्वालिफिकेशन या डिफरेंट सर्टिफिकेशंस हैं, ट्रेनिंग्स हैं, वो आपको करनी पड़ेंगी, तब जाकर आप क्या होंगे नेक्स्ट फेज के अंदर जो है वो आप क्या होंगे, वो आप इनरोल हो सकते हैं। इसके साथ साथ हमने बात की कैरियर मैनेजमेंट की, हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे था, ठीक है। एम्प्लॉय के अंदर जो है कैरियर किस तरह से मैनेज करना है। फिर हमने यहाँ पे बात की थी आपके पास रोल कॉन्फ्लिक्ट की, रोल एम्बिग्विटी की, ठीक है। ये दो आपके पास कुछ ऐसे कैरियर के अंदर फेजेस हैं जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम तो ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं खुद कैटर करती हैं इन चीज़ों को, कि एम्प्लॉय का जो सेटिस्फेक्शन लेवल है या उसका जो मोटिवेशन लेवल है वो आपके पास अर्ली कैरियर के अंदर क्या हो, वो हाई हो, ताकि वो एक प्रोग्रेसिवली और आपके पास जो है एक्टिवली जो है वो कंट्रीब्यूट करे टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट। बट स्टिल आपके पास दो क्राइटेरियाज हैं, दो एक इश्यूज हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है वो स्ट्रेस का जो है वो सोर्स बनते हैं, ठीक है। स्ट्रेस आपके पास एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है जो कि आपको आपकी एक्टिविटी से क्या करता है, वो रिडायरेक्ट करता है किसी और तरफ, ठीक है। तो आपके पास ये एक साइकोलॉजिकल कंडीशन है जिसमें ह्यूमन बीइंग जो है वो अपने अंदर मेंटली जो है वो एक रिटार्डेशन फील करता है। इसके अंदर अब दो चीज़ें आपके पास जो ज़्यादा कंट्रीब्यूटिंग है, उनमें से एक आपके पास जो है वो हमारे पास है रोल कॉन्फ्लिक्ट। रोल कॉन्फ्लिक्ट आपके पास ये है कि जो आपको टास्क असाइन किया गया है वो आपकी क्वालिफिकेशन से जो है मैच नहीं करता, ठीक है। रोल कॉन्फ्लिक्ट, जो आपको काम दिया गया है वो आपकी एक्सपर्टीज, आपकी स्किल्स, आपकी क्वालिफिकेशन से मैच फॉर एग्जांपल नहीं करता। फॉर एग्जांपल आपकी डिग्री जो है वो है, आपने BS BA किया है और जो आपकी स्पेशलाइजेशन है वो आपके पास है मार्केटिंग की। अब आपको बैंक में जॉब मिली और आपको जो रोल दिया गया वो आपके पास क्या मिला, आपको जो अकाउंट्स ऑफिसर का। अब यहाँ पर जो है आपकी जो स्पेशलाइजेशन है, जो फोकस है, जो आपका एरिया है जिसमें आप अच्छी तरह से एक्सेल करना चाहते हो वो मार्केटिंग है, वो अकाउंट्स डिपार्टमेंट नहीं है, बट आपको अकाउंट्स डिपार्टमेंट में जॉब दे देगी। दैट थिंग इज कॉल्ड रोल कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। कि जो आपका रोल था, जो आपकी एक्सपर्टीज थी, जो स्किल्स थी, जो क्वालिफिकेशन थी, उसकी बेस पर आपको रोल असाइन नहीं किया, बल्कि मतलब कि एक अपनी मर्जी से ऑर्गेनाइजेशन असाइन किया। अब इस फेज में नो डाउट मतलब आप इनिशियल अपने कैरियर के अर्ली स्टेज के अंदर हैं, आप काम तो करेंगे बट जो सेटिस्फेक्शन लेवल होगा वो लो होगा और स्ट्रेस आपके पास क्या होगा, आपके पास हाई होगा। रोल एम्बिग्यूटी हमारे पास ये है कि आपको बहुत से जो रोल्स हैं वो असाइन कर दिए गए हैं, एक रोल असाइन नहीं किया गया, आपको बहुत से रोल्स जो हैं वो असाइन कर दिए गए हैं और हर रोल की अपनी जो आपके पास क्या है वो रिक्वायरमेंट है। लास्ट जो हमने बात की हमने कहा था रोल कॉन्फ्लिक्ट। रोल एक है बट कन्फ्लिक्टिंग है, आपके जो एक्सपर्टीज हैं, स्किल्स हैं, उससे मैच नहीं करता। यहाँ पर है रोल एम्बिग्विटी, ठीक है। इतने ज्यादा आपको रोल जो है वो साइन कर दी गए हैं कि यू डोंट नो कि आपने किस के अंदर क्या है जो काम करना है, किस तरह से आप कंट्रीब्यूट करेंगे। तो रोल एम्बिग्विटी कि यू आर नॉट क्लियर अबाउट योर रोल, कि मेरा रोल है क्या, वेदर आई एम दिस वे और दैट वे। तो यहाँ पर आपके पास जो है वो डिफरेंट चीजें जो हैं वो यहाँ पर भी आपके पास आपकी जो परफॉर्मेंस लेवल है वो आपके पास जो है लो करेगा। जो नेक्स्ट हमने बात डिस्कस की थी आपके पास, वो हमने बात की थी परफॉर्मेंस की और स्ट्रेस की। ऑफ कोर्स दे आर लिंक टुगेदर। अगर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो
ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर अगर आपके पास स्ट्रेस का लेवल लो होगा तो जो परफॉर्मेंस है आपकी वो आपके पास जो है वो हाई होगी। ठीक है, ये आपके पास एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है। बट अगर आप स्ट्रेस को मैनेज नहीं कर पा रहे, ऑर्गेनाइजेशन में जो है रोल कन्फ्लिक्ट है, रोल एम्बिग्यूटी है, ठीक है, रिसोर्सेज का आपके पास शॉर्टेज है, ओवर बर्डन है, सुपरवाइजर सपोर्ट आपके पास जो है वो नहीं है, वर्किंग एनवायरनमेंट आपके पास वो सपोर्टिव नहीं है, कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो आपके जो है वो सपोर्टिव नहीं, बहुत से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि कंट्रीब्यूट करते हैं टुवर्ड्स दी स्ट्रेस। ठीक है, या आपके नेक्स्ट कैरियर डेवलपमेंट नहीं है, फॉर एग्जांपल आपको जो है कैरियर में नेक्स्ट में जो है डेवलपमेंट नहीं मिल रही, तो ऑफकोर्स आप जो है वो डीमोटिवेट होंगे, आप मोटिवेट होकर काम नहीं करेंगे। तो इस तरह के पास जो सेल्स है और आपके पास सेकेंडली लिंक जो है वो हमारे पास है परफॉर्मेंस। ठीक है, परफॉर्मेंस आपके पास क्या चीज़ है कि आपका जो आपको काम दिया जा रहा है आप कितनी इफेक्टिवली और एफिशिएंटली जो है उस टास्क को परफॉर्म करते हैं। अब स्ट्रेस जो है वो डायरेक्टली लिंक है आपके पास परफॉर्मेंस के साथ, स्ट्रेस का और परफॉर्मेंस का जो है वो डायरेक्ट रिलेशनशिप है। अगर आपके पास स्ट्रेस लेवल जो है वो हाई होगा तो आपके पास जो परफॉर्मेंस है वो आपके पास लो होगी। बट अगर आपका स्ट्रेस लेवल लो है या बिल्कुल भी नहीं है, मिनिमल है, तो परफॉर्मेंस जो है आपकी वो क्या होगी, वो बहुत ज़्यादा क्या होगी, वो आपके पास बहुत ज़्यादा हाई होगी। ठीक है, तो सेल्स और परफॉर्मेंस का क्या आपस मतलब कि हमारे पास रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है। मैनेजिंग कन्फ्लिक्ट हमारा आज का टॉपिक इस पे ऊपर ज़्यादा फोकस्ड होगा कि हमारे पास ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर कन्फ्लिक्ट को किस तरह से मैनेज किया जाता है। बट फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो है कन्फ्लिक्ट है क्या, हम इसको थोड़ा देख लेते हैं कि हमारे पास कन्फ्लिक्ट, हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी कि कोई भी ऐसी सिचुएशन जो कि आपको क्या करे कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है वो स्ट्रेस का सोर्स बने, या जो आपको आपके काम से जो है वो आपके काम की डायरेक्शन जो है वो समथिंग चेंज कर दे, कोई भी ऐसी चीज़ जो आपके लिए स्ट्रेस का सोर्स हो, ठीक है, वो आपके पास जो है कन्फ्लिक्ट होगी। मोस्ट ऑफ द टाइम ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जो कन्फ्लिक्ट आता है वो हमारे पास आता है डिफरेंस इन ओपिनियन। आप कुछ कह रहे हैं, दूसरा बंदा कुछ और बात कर रहा है। अब आप दोनों के जो पॉइंट ऑफ व्यूज हैं वो डिफरेंट हैं। ये जो डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज आपके पास हैं, दिस इज द सोर्स ऑफ कन्फ्लिक्ट। यहाँ पर आपके पास क्या होगा कि आपके पास कन्फ्लिक्ट आएगा। ठीक है, बॉस जो है वो चाह रहा है आप इस तरह से काम करें, आपको डायरेक्शन दी जा रही है, बट आप जो हो कहते हो इस तरह से नहीं, इस तरह से होगा, मीन यू आर नॉट फॉलोइंग द डायरेक्शंस। अब जब दो आपके पास डिफरेंट डायरेक्शंस आएंगे, दो डिफरेंट ट्रैक होंगे, तो ऑफ कोर्स आपको जो है वो डिस्कार्ड करेंगे, ठीक है, या आपको जो है वो रीडायरेक्ट करेंगे किसकी तरफ, आपके पास ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस आपको हटाएंगे वो लोग जो है वहाँ से। तो ये आपके पास कन्फ्लिक्ट। हम इसके आज जो है आज का जो हमारा टॉपिक होगा हमारे पास कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज। ठीक है, हमारे पास कन्फ्लिक्ट ऑफ कोर्स जब भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आएगा वो आपके पास जो होगा कभी भी परफॉर्मेंस को इन्हांस नहीं करेगा। ठीक है, कन्फ्लिक्ट हमेशा जो है वो एम्प्लॉय की प्रोग्रेस को जो क्या करता है वो लो करता है। तो आपके पास कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज करने की कौन कौन सी डिफरेंट स्ट्रेटजीज हैं, किस तरह से कॉन्फ्लिक्ट को जो है वो मैनेज किया जा रहा है, मैनेज किया जाता है ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, उसके ऊपर हम बात करेंगे। बीइंग अ मैनेजर आप जो है डिफरेंट सिचुएशन से जो है आपको गुजरना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल हमने लास्ट लेक्चर में बात की कैरियर डेवलपमेंट फेजेस, हर फेज के अंदर जो है एम्प्लॉय मोटिवेशन, एम्प्लॉय लेवल ऑफ कमिटमेंट, ये मैनेजरियल जो है एस्पेक्ट्स हैं जो कि मैनेजर ने इन चीज़ों को देखना होता है, मॉनिटर करना होता है, और एम्प्लॉयज़ जो है उनका स्ट्रेस लेवल जो है उसने उसको लो से लो कर रखना होता है आपके पास। सिमिलरली आपके पास जो कॉन्फ्लिक्ट है ये भी ऑर्गेनाइजेशन का एक पार्ट है। आपको मैं आगे नेक्स्ट फेज में इस चीज़ के ऊपर हमारी डिस्कशन होगी कि सम टाइम जो है ऑर्गेनाइजेशन क्या करती हैं, कॉन्फ्लिक्ट जनरेट करती हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ठीक है, अब वो जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको जनरेट करने का मकसद आपके पास क्या होता है कि डिफरेंट किस्म के ब्रेनस्टॉर्मिंग करवाना, डिफरेंट किस्म अल्टरनेटिव्स जनरेट करना। हमारी इसके ऊपर जो है डिटेल बात होगी, बट मोस्ट ऑफ द टाइम ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो कॉन्फ्लिक्ट जनरेट करती हैं ताकि जो आपके पास परफॉर्मेंस लेवल है वो इन्हांस किया जाए। ठीक है, ये भी हमारे पास है, बट उसकी एक सर्टन लेवल है, सर्टन एक लिमिट है। अगर आप उसके अंदर रहकर जो है अपने पास कॉन्फ्लिक्ट को रखेंगे तो आपके पास परफॉर्मेंस जो आपके पास क्या होगी वो आपके पास जो है वो हाई होगी। हम फिर बात करेंगे नेगोशिएशन, दिस इज वन ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट स्ट्रेटजी। इसके अलावा भी हमारे पास है, हम उनके ऊपर बात करेंगे। देन पॉलिटिकल स्ट्रेटजीज फॉर इंक्रीजिंग पावर। फिर हमारे पास पावर या अथॉरिटी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है एक सोर्स होता है कोई भी काम करवाने का, कोई भी काम लेने का, और जब अथॉरिटी या पावर दी जाती है तो इसका मकसद यही होता है कि जो एक वर्कर है या जो मैनेजर है वो अपने अंदर जो है मोर कॉन्फिडेंट जो है फील करे। ठीक है, एंड इसके साथ साथ आपके पास ही वॉज प्रोवाइडेड द पावर एंड ऑफ कोर्स ही इज समथिंग अकाउंटेबल फॉर दैट पावर विच वॉज असाइंड टू हिम, जो उसको असाइन की गई है पावर।
जब भी आपको कोई पावर दी जाएगी तो उस पावर के बदले में आपको कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी, और उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को परफॉर्म करना और एक्चुअल मैनर्स में परफॉर्म करना, यही आपके पास जो होगा वो क्या होगा, कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर आपके पास होगा। ठीक है, तो आप जितना ज्यादा जो है वो पावर देंगे, अकाउंटेबिलिटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके पास, उतनी ही ज्यादा आपके पास क्या हो जाएगी, वो बढ़ जाएगी। हम आज के लेक्चर के साथ स्टार्ट करते हैं। हमारे पास कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट जो स्ट्रेटजीज हैं वो कौन कौन सी हैं। ऑफ कोर्स हमारे पास कॉन्फ्लिक्ट इज इनएविटेबल इन ऑर्गेनाइजेशन। आप कॉन्फ्लिक्ट को कंट्रोल नहीं कर सकते। ठीक है, दो बंदों के दरमियान में जो है वो कॉन्फ्लिक्ट आपके पास आ सकता है। ठीक है, किसी बात के ऊपर। ठीक है, मे बी डिसएग्रीमेंट विद द स्ट्रेटजी दे आर फॉलोइंग, और डिसएग्रीमेंट विद ऑर्डर्स ऑफ द मैनेजर। कोई भी सबऑर्डिनेट कह सकता है। आपके पास कन्फ्लिक्ट जनरेट हो सकता है ऑन रिसोर्सेज। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके पास एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है और उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपके पास क्या है कि आपके पास डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, और वो डिपार्टमेंट्स जो हैं वो रिसोर्सेज क्या करते हैं, वो शेयर करते हैं। अब जब आपके पास रिसोर्सेज शेयर हो रहे होंगे तो वहां पर आपके पास कॉन्फ्लिक्ट आने के चांसेस ज्यादा हैं। ठीक है, एक डिपार्टमेंट कहेगा जी हमें इसकी ज्यादा जरूरत है, दूसरा कहेगा हमें जो है इसकी फॉर एग्जांपल ज्यादा जरूरत है। अब जब रिसोर्स की डिमांड होगी तो आपके पास जो है कॉन्फ्लिक्ट जो आपके पास ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपके पास क्या होगा, वो आपके पास बढ़ जाएगा। तो अब कॉन्फ्लिक्ट का जो है वो जनरेट होना ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ये आपके पास ऑफ कोर्स जो है एक लिमिट तक तो ठीक है, बट उसको कंट्रोल करना आपके पास डिफरेंट जरूरी है। ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर कौन कौन सी स्ट्रेटजीज फॉलो होती हैं, हम उनको वन बाय वन जो है डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास स्ट्रेटजी है वो हमारे पास है कंप्रोमाइज। कंप्रोमाइज आपके पास क्या चीज है, ईच पार्टी, जो भी हमारे पास कन्फ्लिक्ट हुआ है दो लोगों के दरमियान, दो डिपार्टमेंट्स के दरमियान, ठीक है, दो सबऑर्डिनेट्स के दरमियान, जहां भी कन्फ्लिक्ट हुआ है, ईच पार्टी इज कंसर्न्ड अबाउट not only their goals accomplishment but also the goal accomplishment of the other party and is willing to engage in a give and take exchange to reach a reasonable solution। अब यहाँ पर हमारे पास जो है कंप्रोमाइजिंग एटीट्यूड है, एंड ये जो कंप्रोमाइजिंग एटीट्यूड है ये बोथ पार्टीज के एंड के ऊपर है। ठीक है, यहाँ पर जो हमारे पास है, हमारे पास जो मेन कंसर्न है, ईच पार्टी इज कंसर्न अबाउट नॉट ओनली देयर गोल अकम्प्लिशमेंट बट आल्सो द गोल अकम्प्लिशमेंट ऑफ अदर पार्टी, कि आप कंप्रोमाइज कर रहे हैं। कंप्रोमाइज क्या हो रहा है कि एक बंदा कंप्रोमाइज नहीं कर रहा, बल्कि दोनों पार्टीज जो आपके पास हैं वो आपके पास क्या कर रही हैं, वो कंप्रोमाइज कर रही हैं। एक पार्टी की प्रेफरेंस ये है कि उसका अपना गोल अकम्प्लिशमेंट हो जाए, उसका अपना गोल जो है वो फुलफिल हो, बट इसके साथ साथ वो ये भी चाहता है एक पार्टी के दूसरे का जो गोल है वो भी आपके पास क्या हो, फुलफिल हो। इसका मतलब हमारे पास ये है कि दोनों पार्टीज जो हैं वो गिव एंड टेक या एक्सचेंज के थ्रू जो हैं वो क्या करती हैं, प्रॉब्लम को जो है वो सॉल्व करती हैं। ठीक है, यहाँ पर फॉर एग्जांपल आपके पास एक ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक बंदा कहता है जी मेरी पे जो है आप जो है इतने % इंक्रीज करें। ठीक है, मेरी फॉर एग्जांपल मैंने ये डिग्री कंप्लीट की, आप मेरी पे जो है वो इंक्रीज करें। अब इसके बदले में ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो आपसे कुछ ना कुछ जो है वो काम लेगी। ठीक है, अब यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट आपके पास क्या था जी कि आप जो है क्या करें, मेरी सैलरी जो है वो इंक्रीज करें। ऑर्गेनाइजेशन ने कहा ठीक है हम आपकी सैलरी जो है वो इंक्रीज करते हैं, बट आपको जो है 1 एक्स्ट्रा लेक्चर जो है वो लेना पड़ेगा, या आपको जो है इतने स्टूडेंट जो है सुपरवाइज करने पड़ेंगे। ठीक है, तो आप कुछ एक्स्ट्रा टास्क साइन करते हैं और उसके बदले में क्या करते हैं, उसको वो जो चीज जो है वो आप सैलरी जो है उसमें आप जो है रेज जो है वो उसको देते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा कि दोनों तरफ जो है आपके पास एग्रीमेंट है, एक्सचेंज हुआ है। यहाँ पे एक तरफ से पे इंक्रीज की गई, दूसरी तरफ से कुछ एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज या टास्क जो है वो आपके पास जो है वो साइन किए गए हैं। दोनों जो है ऑफ कोर्स इस चीज पे एग्री हैं कि हम पे बढ़ाते हैं, बट इसके बदले में आपको ये थोड़ा सा कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। ठीक है, तो एक बेनिफिट मिला तो उसके बदले में आपको कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी या एक्स्ट्रा जो टास्क है वो भी आपको क्या किया गया, वो साइन किया गया। तो कंप्रोमाइजिंग एटीट्यूड जो हमारे पास है ये फ्लेक्सिबल है कि दोनों जो पार्टीज आपके पास होती हैं वो क्या करती हैं, वो दोनों जो हैं एक दूसरे के गोल का जो है वो ख्याल रखती है। एक पार्टी के गोल अकम्प्लिश हो तो उसके साथ साथ दूसरी पार्टी ख्याल करती है कि दूसरी पार्टी का जो गोल है वो भी आपके पास क्या हो, उसको भी अकम्प्लिश किया जाए। तो यहाँ पर गिव एंड टेक आपके पास, ठीक है, उसके बदले में आपके पास जो है आपके पास जो हमारे पास क्या है कि यहाँ पर जो
गिव एंड टेक एटीट्यूड है, उसके थ्रू आपके पास क्या होता है कि आपके पास जो है वो सोल्यूशन जो है वो निकाला जाता है, बट अ रीजनेबल सोल्यूशन जो कि दोनों पार्टीज को हमारे पास क्या हो वो मंजूर हो। सेकंड जो हमारे पास है वो हमारे पास है कोलैबोरेशन। ठीक है, कोलैबोरेशन हमारे पास क्या कहलाता है, कोलैबोरेशन के अंदर हमारे पास इंटीग्रेट करना। बोथ पार्टीज ट्राई टू सेटिस्फाई देयर गोल बाय कमिंग अप विद एन अप्रोच दैट लीव्स देम बोथ बेटर ऑफ and does not require concession on issue that an important to either party। यहाँ पर जो है दोनों पार्टीज जो हैं जो भी उनके इश्यूज हैं और जो इम्पोर्टेंट इश्यूज हैं उस पर जो है कंप्रोमाइज नहीं किया जाता है। ठीक है, जो दोनों पार्टीज हैं उनके जो इम्पोर्टेंट इश्यूज हैं उनके ऊपर आपके पास कंप्रोमाइज नहीं होता। दोनों पार्टीज जो है नो डाउट वो अपने गोल्स को सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है, बट क्या होता है हमारे पास कि दोनों पार्टीज जो हैं वो कोलैबोरेट करती हैं, किसी एक सोल्यूशन पर आती हैं कि हम इस तरह से क्या करेंगे, इस टास्क को जो है वो परफॉर्म करेंगे। ठीक है, एक अप्रोच हमारे पास डिसाइड होती है और उस अप्रोच के थ्रू आपके पास क्या होता है कि वो टास्क को क्या करते हैं वो कंप्लीट आपके पास करते हैं। बट हमारे पास जो मेन कंसर्न होता है वो हमारे पास ये होता है कि जो दोनों पार्टीज के इम्पोर्टेंट इश्यूज हैं या इम्पोर्टेंट टर्म्स एंड कंडीशन है उस पर आपके पास कंप्रोमाइज नहीं होता। नो डाउट आपके पास गोल्स फुलफिल हो रहे हैं, दोनों पार्टीज के फुलफिल हो रहे हैं, बट जो इम्पोर्टेंट टर्म्स एंड कंडीशंस आपके पास हैं, ठीक है, जो ऐसे पॉइंट्स जो दोनों पार्टीज के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट हैं उनके ऊपर आपके पास कंप्रोमाइज नहीं होता। बट एक कोई भी कोलैबोरेटिव अप्रोच आपके पास जो है वो जनरेट की जाती है और इस कोलैबोरेटिव अप्रोच के थ्रू आप क्या करते हैं कि आप जो है वो किसी चीज का जो सोल्यूशन है वो आप प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो आपके पास जब भी कोई कन्फ्लिक्ट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आएगा और आप अगर कोलैबोरेटिव स्ट्रेटजी यूज कर रहे हैं तो दोनों पार्टीज के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो पता होना चाहिए। ठीक है, कि दोनों पार्टीज के इंपॉर्टेंट इश्यूज क्या हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके पास क्या हैं, उन इंपॉर्टेंट इश्यूज के ऊपर आपको पता है कि कंप्रोमाइज नहीं होगा। बट आप कुछ ऐसा मिडिल वे जो है वो निकालते हैं कि आपके पास दोनों पार्टीज के जो गोल्स हैं वो फुलफिल हों और दोनों पार्टीज के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं द एग्रीमेंट या दोनों पॉइंट्स दोनों इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं कन्फ्लिक्टिंग इश्यूज उसके ऊपर आपके पास कंप्रोमाइज भी जो है वो आपके पास ना हो। तो कलेक्टिवली और कोलैबोरेटिवली आप क्या करते हैं कि एक रीजनेबल सोल्यूशन जो है वो प्रोवाइड करते हैं आपके पास। तीसरी जो हमारे पास है वो चीज है एकोमोडेशन। हमने इससे पहले जो है कॉम्प्रोमाइजिंग एटीट्यूड देखा, फिर हमने कहा कोलैबोरेटिव। तीसरा जो हमारे पास स्ट्रेटजी है कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व करने की वो हमारे पास है एकोमोडेटिव या एकोमोडेशन, एन इनइफेक्टिव कॉन्फ्लिक्ट हैंडलिंग अप्रोच इन विच वन पार्टी टिपिकली वीकर पावर गिव्स इन टू डिमांड्स ऑफ द अदर पार्टी टिपिकली मोर पावरफुल। अब यहाँ पर जो है कन्फ्लिक्ट ऑफ कोर्स आपके पास एग्जिस्ट करता है, बट यहाँ पर जो आपके पास है वो ब्यूरोक्रेटिक सेटअप जो है या सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल जो है वो ज्यादा आपके पास यूज हो होता है। सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल में हमारे पास ये होता है कि आपके पास जो डिसीजन है वो आपके पास सेंट्रलाइज्ड या टॉप मैनेजमेंट जो है वो आपके पास लेती है। टॉप टू बॉटम अप्रोच यहाँ पर आपके पास डिसीजन मेकिंग की यूज होती है ज्यादातर, कि टॉप लेवल पे आपके पास जो डिसीजन है वो लिए जाते हैं और बॉटम लेवल पर आपके पास क्या होते हैं डिसीजन जो है वो इम्प्लीमेंट आपके पास होते हैं। एकोमोडेटिव के अंदर हम जो बात करते हैं वो हमारे पास यही फोकस हमारे पास रहता है कि एक पार्टी जो है वो अपनी जो डिमांड्स हैं जो गोल्स हैं उसके ऊपर सेक्रीफाइस करती है और दूसरी पार्टी क्या करती है कि आपके पास तमाम के तमाम अपने जो गोल्स हैं उनको क्या करती है वो फुलफिल करती है। यहाँ पर कोई कोलैबोरेटिव या कंप्रोमाइजिंग एटीट्यूड नहीं होता। यहाँ पर आपके पास जो है जो चीज ज्यादा इनपुट के तौर पर वो आपके पास होती है किसी भी आपके पास पार्टी की पावर। ठीक है, जितनी आपके पास जो पावर है वो ज्यादा होगी उतनी ही आपके पास जो कॉन्फ्लिक्ट या जो रिसोर्सेज हैं उनके मिलने का आपके पास चांसेस जो है आपके पास ज्यादा होंगे। तो यहाँ पर जो पार्टी ये आपके पास जो अप्रोच है इट वाज स्टेटेड इन द फर्स्ट लाइन दैट इनइफेक्टिव कॉन्फ्लिक्ट हैंडलिंग टेक्निक, इनइफेक्टिव इन अ वे कि जिसके पास ज्यादा पावर होगी उसके हक में आपके पास क्या होगा वो डिसीजन होगा, या आप ये कहें कि जिसके पास ज्यादा पावर है दूसरी पार्टी उसके हक में अपने तमाम के तमाम गोल्स क्या करेगी वो सेक्रीफाइस कर देगी। दैट्स व्हाई दिस इज इनइफेक्टिव कि आप कहीं इकोमोडेट नहीं कर रहे, आप कोई कोलैबोरेट नहीं कर रहे, बल्कि आप क्या कर रहे हैं कि तमाम की तमाम जो गोल्स हैं या रिक्वायरमेंट्स हैं उस पार्टी की फुलफिल होंगी जो आपके पास क्या होगा ज्यादा पावरफुल होगा। तो यहाँ पे आपके पास जो डिसीजन लिया जा रहा है वो आपके पास पावर बेस्ड है। ठीक है, कि अगर आपके पास पावर जो है वो ज्यादा है तो आप क्या करेंगे कि आप जो है वो डिसीजन ले लेंगे, या आपके पास जो है चांसेस हैं ज्यादा कि आप क्या करेंगे कि आपके हक में जो है वो डिसीजन होगा।
इफ यू आर मोर पावरफुल, ठीक है, यू कैन इजिली फुलफिल योर गोल्स, एंड द सेकंड पार्टी विच इज नॉट इन पावर, जो पावरफुल नहीं है आपके पास, वो क्या करेगी, अपने गोल को सेक्रीफाइस करेगी। लाइक आपके पास गवर्नमेंट और अपोजिशन का आप देख लें कि गवर्नमेंट आपके पास क्या होती है, गवर्नमेंट होती है, इन पावर होती है, ठीक है, they have the more power to take decisions और they have the more power to utilize the fund, ठीक है, फंड यूटिलाइजेशन में उनका जो है वो ज्यादा पावरफुल है, बिकॉज दे आर इन द गवर्नमेंट, उनका डिसीजन मेकिंग पावर ज्यादा है, उनके मिनिस्टर्स जो हैं वो ज्यादा हैं, वॉट एवर इट इज स्ट्रेटेजी, तो वहां पर जो है चांसेस ज्यादा है कि आपके पास जो है वो ज्यादा फाइनेंसेस मिलने की आपके पास चांसेस ज्यादा हैं। दूसरी पार्टी जिस वक्त पावर में नहीं है, ऑफ कोर्स उनको अपने गोल्स जो है सेक्रीफाइस करना पड़ेंगे। यहाँ पर हमारे पास कहला दिस थिंग इज कॉल्ड accommodation. Another thing we have avoidance, an ineffective conflict handling approach in which the parties try to ignore the problem and do nothing to resolve their differences. जैसे हमने बात की कि हमारे पास जो कॉन्फ्लिक्ट है वो डिफरेंसेस की वजह से आता है आपके पास, ठीक है, डिफरेंस इन ओपिनियन, ठीक है, रिसोर्सेज की हमारे पास लैक होना, स्केर्स रिसोर्सेज या डिफरेंट और प्रॉब्लम हो सकते हैं, बट स्टिल वी आर स्टिक विद इन डिफरेंस या डिफरेंस इन द ओपिनियन, ठीक है, आपके पास जो उनका ओपिनियन है उसके अंदर डिफरेंस के आपके पास कॉन्फ्लिक्ट जनरेट हुआ। अब अवॉइडेंस हमारे पास क्या है कि आप उसको इग्नोर करें। इग्नोर करने का हमारे पास मकसद ये है कि इन विच द पार्टी ट्राई टू इग्नोर द प्रॉब्लम एंड डू नथिंग टू रिजॉल्व देयर डिफरेंसेस। कॉन्फ्लिक्ट इज देयर, डिफरेंस इन ओपिनियन, ठीक है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आपके पास जो है वो एग्जिस्ट करता है, ठीक है, आप किस चीज से एग्री नहीं है, बट आप क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं। अब ये स्ट्रेटजी आपके पास ऐसी है कि जो इंडिविजुअल लेवल पर भी हो सकती है, एक डिपार्टमेंटल लेवल पर भी आपके पास जो है हो सकती है, ठीक है, लेकिन जब आप किसी चीज के इशू आपके पास एग्जिस्ट करता है और आपके पास जो है डिफरेंस भी है कि आप जो है उस चीज से एग्री नहीं कर रहे, बट स्टिल आप क्या करते हैं कि आप जो हैं वो आपका जो रवैया है वो ऐसा कुछ हो रहा है कि आप कहते हैं इग्नोर करो, ठीक है, इग्नोर मीन के जो कॉन्फ्लिक्ट एग्जिस्ट कर रहा है बट आप कॉन्फ्लिक्ट को क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं, बट इंटरनली जो है मे बी आपके पास जो है वो कॉन्फ्लिक्ट एग्जिस्ट करता रहेगा, आप उसे रिजॉल्व नहीं कर रहे बिकॉज इशू इज देयर आपके पास। फॉर एग्जांपल आपको पता है कि आपको ये डिजीज है, आप कहते हो यार इग्नोर करो, अभी इस लेवल पर नहीं है, ठीक है, तो वो बट जो आपके पास टाइम गुजरेगा आपकी डिजीज क्या हो जाएगी, वो आपके पास जो है इंटेंस कंडीशन में आपको जो है वो लेकर चली जाएगी और आपके पास जो प्रॉब्लम्स हैं वो आपके पास जो है वो आते रहेंगे। तो यहाँ पर जो आपके पास रवैया या जो बिहेवियर क्या होना चाहिए आपका कि आप उसको इनिशियल फेजेस में क्या करें कि उस बीमारी के बारे में जो भी एक डिजीज है, रेमेडी जो है उसको क्या करें, आप जो है इख्तियार करें। सिमिलरली कॉन्फ्लिक्ट भी एक किस्म का आपके पास डिजीज है, ठीक है, अगर आपके अंदर कॉन्फ्लिक्ट ज्यादा देर रहेगा तो आपका जो इंटरनली है साइकोलॉजिकल कंडीशंस हैं या जो आपका लेवल ऑफ स्ट्रेस है वो आपके पास क्या होगा, वो आपके पास बढ़ेगा और ये ना सिर्फ आपकी अपनी प्रोडक्टिविटी को इफेक्ट करेगा बल्कि ऑर्गेनाइजेशन की ओवरऑल परफॉर्मेंस के अंदर भी क्या करेगा, वो कंट्रीब्यूट करेगा। मीन वहां पर भी ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस में आपके पास डिस्टर्ब होगी और आपकी जो अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस है वो भी आपके पास क्या होगी, वो भी आपके पास जो है वो डिस्टर्ब होगी। तो दोनों चीजों को जो है वो आपने देखना होता है। तो अवॉइडेंस जो है अगेन इट इज एन इनइफेक्टिव अप्रोच। अभी तक हमने 4 अप्रोचेस पढ़ी जिनमें से 2 हमारे पास इफेक्टिव थी और 2 हमारे पास जो थी वो इनइफेक्टिव थी। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने बात की अपने पास किस चीज की, कंप्रोमाइजिंग एटीट्यूड की, फिर हमने कहा कोलैबोरेटिव की, ठीक है, फिर लास्ट में हमने जो देखा हमने कहा था हमारे पास एकोमोडेशन की, यहाँ पे हमने बात की थी अवॉइडेंस की, ठीक है। जो हमारे पास लास्ट फेज है वो हमारे पास है कंपटीशन। दिस इज आल्सो एन इनइफेक्टिव कॉन्फ्लिक्ट हैंडलिंग अप्रोच इन विच ईच पार्टी ट्राइज टू मैक्सिमाइज इट्स ओन गेन and has little interest in understanding the other party's position and arriving at a solution that will allow both parties to achieve their goals. अब यहाँ पर आपके पास जो है कंपटीशन के अंदर हमारे पास जो कॉन्फ्लिक्ट हेडिंग स्ट्रेटजी है, यहाँ पर आपके पास क्या है कि बोथ पार्टीज दे आर इंटरेस्टेड इन देयर ओन इंटरेस्ट। किसी बंदे को 2 पार्टीज के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट है, हर पार्टी को अपना इंटरेस्ट जो है वो प्यारा है, ठीक है, जो उनके गोल्स हैं, जो उनके इंटरेस्ट हैं वो उनको जो है ज्यादा अजीज हैं बानिस्बत के दूसरी पार्टीज के आपके पास जो गोल्स हैं उनके उनसे, ठीक है। तो आपके पास जो है यहाँ पर अब कंपटीशन होगा, जिस आपके क्यों आपके पास कोई भी पार्टी दूसरे जो आपके पास जो है उन दूसरों के गोल्स में इंटरेस्टेड नहीं है, हर बंदा क्या है अपने गोल्स में हमारे पास इंटरेस्टेड है, बट यहाँ पर हमारे पास क्या अराइविंग एट अ सिचुएशन दैट विल अलाउ बोथ पार्टीज टू अचीव देयर गोल्स।
बट यहाँ पर आपके पास एक स्ट्रेटजी या एक ऐसी अप्रोच जो है वो इख्तियार की जाती है। नो डाउट कि बोथ हैव द इम्पोर्टेंस ऑफ देयर ओन गोल। ठीक है, हर एक पार्टी को अपने गोल्स की जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंस है। हर एक पार्टी अपने जो है गोल्स को जो है वो फुलफिल करना चाहती है। आपके गोल्स के अंदर कोई भी इंटरेस्टेड नहीं है, बट स्टिल मतलब कि हमारे पास कोई ऐसी अप्रोच, कोई ऐसी राह निकाली जाती है कि दोनों पार्टीज के आपके पास जो गोल्स हैं वो भी आपके पास फुलफिल हों और जो कॉन्फ्लिक्ट है वो भी हमारे पास एक रीजनेबल वे में जो हमारे पास क्या हो जाए, रिजॉल्व हो जाए। तो ये हमारे पास 5 कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास जो फेज है वो हमारे पास है नेगोशिएशन। जब हमने बात की है तो आप उसको अवॉइड करें या आप उसको अकोमोडेट करें, ठीक है, या थ्रू कंपटीशन आपके पास है, या आप क्या करें, आपके पास कंप्रोमाइजिंग एटीट्यूड या कोलैबोरेटिव, डिफरेंट स्ट्रेटजीज हैं जो ऑर्गेनाइजेशंस, डिफरेंट मैनेजर्स जो हैं अपने मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस के अंदर जो है वो यूज करते हैं। डिफरेंट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस हैं जो ऑर्गेनाइजेशन यूज करते हैं कि हम किस तरह से कॉन्फ्लिक्ट जो है वो रिजॉल्व किया जा सके। बट इसमें एक और हमारे पास चीज है जो कहलाती है नेगोशिएशन। नेगोशिएशन हमारे पास ये है कि मेथड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन इन विच द पार्टीज कंसिडर वेरियस अल्टरनेटिव वेज टू एलोकेट रिसोर्सेज टू कम अप विद द सॉल्यूशन एक्सेप्टेबल टू ऑल ऑफ देम। अब यहाँ पर हमारे पास जो है आपके पास इन विच द बोथ पार्टीज, यहाँ पर आप जो क्या करते हैं कि आप फर्स्ट ऑफ ऑल जो डिफरेंसेस हैं गोल के अंदर आप उनको जो है पहले देखते हैं कि आपके पास जो प्रॉब्लम है, जो इश्यू है वो किस वजह से है। ठीक है, फिर उसको रिजॉल्व करने के लिए आप क्या करते हैं, डिफरेंट रिसोर्सेज जो है ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है वो एलोकेट करती है, और उन रिसोर्सेज के बाद कोशिश ये की जाती है आपके पास कि दोनों एंड पर जो गोल हैं वो आपके पास क्या हों, वो फुलफिल हों। ठीक है, कि दोनों पार्टीज जो है वो एग्री हों जो भी सोल्यूशन जो आपके पास निकल जाता है। तो नेगोशिएशन हमारे पास एक इफेक्टिव मेथड है, ठीक है, जिसके अंदर आप डिफरेंट मेथड्स जो हैं वो यूज करते हैं, और उन डिफरेंट मेथड्स के अंदर आप क्या करते हैं, रिसोर्सेज एलोकेट करते हैं ताकि आप किसी ऐसे सोल्यूशन पर आ जाएं जो कि दोनों पार्टीज के लिए आपके पास क्या हो, आपके पास एक्सेप्टेबल हो। लाइक अगर आप इसके अंदर देखें हमारे पास जो है जो आपने बात की थी अवॉइडेंस की, ठीक है, आप अवॉइड करते हैं। आप अवॉइड जैसा कहा कि लॉन्ग टर्म में वो आपके पास कॉन्फ्लिक्ट का सोर्स होगा। लॉन्ग टर्म में जो आपके पास इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट जो है वो बढ़ेगा, आपके पास स्ट्रेस लेवल बढ़ेगा और परफॉर्मेंस आपके पास जो है वो क्या होगी, आपके पास वो जो है वो रिड्यूस होगी। तो यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो स्टेप्स लेती हैं और वो इन द फॉर्म ऑफ नेगोशिएशन उसको आइडेंटिफाई करती हैं, उसके बाद रिसोर्सेज एलोकेट करती हैं, और कुछ ऐसी स्टेट पे आया जाता है जहाँ पर आपके पास क्या करें कि दोनों पार्टीज आपके पास क्या हों, सेटिस्फाई हों, और गोल्स आपके पास जो हैं, आपके गोल्स भी जो हैं, रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो फुलफिल हों, और जो ऑर्गेनाइजेशन गोल्स हैं उनके ऊपर भी जो है वो कंप्रोमाइज आपके पास जो है वो ना किए जाए, और दोनों एंड पर आप क्या करें, मतलब के सेटिस्फेक्शन हो, ऑर्गेनाइजेशन एंड पे भी और जो आपके पास दूसरा इंडिविजुअल एंड है उसके ऊपर भी। ठीक है, तो हमारे पास जो नेगोशिएशन की डिफरेंट टाइप्स हैं उनमें हमारे पास जो फर्स्ट है हमारे पास थर्ड पार्टी नेगोशिएशन। थर्ड पार्टी आपके पास फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें 2 किस्म के डिफरेंट मेथड्स हैं जिनके थ्रू जो आपके पास जो है नेगोशिएशन आपके पास होती है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है मीडिएटर एंड द अनदर वन इज कॉल्ड आर्बिट्रेटर। ठीक है, अब हमारे पास जो मीडिएटर है, फैसिलिटेट नेगोशिएशन बट नो अथॉरिटी टू इम्पोज अ सॉल्यूशन। यहाँ पर आपके पास जो मीडिएटर है वो एक बंदा भी हो सकता है, वो एक साइकोलॉजिस्ट भी हो सकता है, वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो हमारे पास है कोई बंदा, बट थर्ड पार्टी एक ऐसी न्यूट्रल बॉडी जो कि दोनों कॉन्फ्लिक्ट जो आपके पास 2 पार्टीज के दरमियान में कॉन्फ्लिक्ट है उनके दरमियान में कोई ऐसी तीसरी पार्टी जो न्यूट्रल हो, ठीक है, जो मतलब कि किसी एक तरफ डिसीजन ना ले बल्कि दोनों एंड उसके लिए आपके पास क्या हो वो बराबर हो। ठीक है, कोई भी न्यूट्रल बॉडी हमारे पास जो कि मसाइल को सुनती है और फिर एंड ऑफ द डे वो किसी ऐसे सोल्यूशन के ऊपर आती है, ठीक है, थ्रू नेगोशिएशन वो किसी ऐसे सोल्यूशन के ऊपर आती है जिसमें हमारे पास क्या होते हैं कि दोनों पार्टीज जो है वो किसी न किसी हमारे पास फेज पे आउटकम पे आपके पास एग्री हो जाए। फैसिलिटेट नेगोशिएशन बट नो अथॉरिटी टू इम्पोज अ सोल्यूशन। ऑफ कोर्स नेगोशिएशन होती है, डिस्कशन आपके पास होती है, सॉल्यूशंस भी निकाले जाते हैं, डिफरेंट अल्टरनेटिव्स निकाले जाते हैं जो दोनों पार्टीज के लिए आपके पास एक्सेप्टेबल होते हैं, बट नो अथॉरिटी, बट इनके पास कोई अथॉरिटी नहीं होती कि वो क्या करें कि जो सॉल्यूशंस आपके पास है उनके ऊपर इंप्लीमेंट करवा सकें। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई आपके दरमियान 2 पार्टी के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट है, तीसरे बंदे ने एक डिसीजन लिया, लेकिन अब वो डिसीजन आप माने या ना माने ये आपकी मर्जी है। ठीक है, बट यहाँ कोई अथॉरिटी नहीं है कि जी आपने ये डिसीजन हमारे पास मानना ही मानना। आर्बिट्रेटर हमारे पास क्या है, कैन इम्पोज what he thinks is a fair solution to a conflict that both parties are obligated to abide by। अब यहाँ पर आर्बिट्रेटर जो है ही इज ऑथोराइज्ड पर्सन, जो भी हमारे पास एक बंदा है या ऑर्गेनाइजेशन है या जो भी एक हमारे पास लीगल बॉडी है वो ऑथोराइज होती है
कि वो उसके पास अथॉरिटी होती है और उस अथॉरिटी के थ्रू क्या करती है कि जो भी डिसीजन लिया जाता है उसको वो इम्पोज करवाती है और उसके ऊपर अमल भी करवाती है, अबाइड बाय, ठीक है, उसके ऊपर अमल भी करवाती है। तो आर्बिट्रेटर की जब जो हमारे पास केस है, ये हमारे पास ऑफ कोर्स थर्ड पार्टी होती है, बट यहाँ पर दोनों पार्टीज को जो है वो जरूरी होता है कि जो भी आर्बिट्रेटर, जो भी दोनों पार्टीज के लिए जरूरी है कि आर्बिट्रेटर जो भी हमारे आर्बिट्रेटर जो है जो भी डिसीजन आपके पास लेगा उसको आप क्या करेंगे, वो एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। दोनों पार्टीज के लिए आपके पास जो है वो जरूरी है। यहाँ पर ना सिर्फ आप एक्सेप्ट करेंगे बल्कि जो भी डिसीजन लिया गया है उसके ऊपर आप अमल भी करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट टाइप्स हैं। अभी हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट तरीके हैं जिसके थ्रू आपके पास क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट जो है वो रिजॉल्व किया जाता है। जिस तरह हमने बात की कि कॉन्फ्लिक्ट क्यों जरूरी है, कॉन्फ्लिक्ट को जरूरी क्यों है रिजॉल्व करना, क्योंकि आपके पास ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस जो है वो डिपेंडेंट है आपके पास एम्प्लॉय परफॉर्मेंस के ऊपर। अगर आपके पास एम्प्लॉय जो है वो स्ट्रेस के अंदर है या ऑर्गेनाइजेशन का डिपार्टमेंट जो है स्ट्रेस के अंदर है, तो ऑफ कोर्स इंटरनल पॉलिटिक्स आपके पास क्या होगी, वो बढ़ेगी और आपके पास जो है परफॉर्मेंस जो है वो लो होगी। दैट्स वाई जो है ऑर्गेनाइजेशन कोशिश करती है कि डिफरेंट मेथड्स को यूज करें और जो आपके पास कॉन्फ्लिक्ट है इनको क्या करे, वो आपके पास वो रिजॉल्व करे। जो हमारे पास नेक्स्ट फेज है वो हमारे पास है पॉलिटिकल स्ट्रेटजीज फॉर इंक्रीजिंग पावर। हमारे पास जो एक मैनेजर है वो एक पावर, ऑफ कोर्स एक मैनेजर के पास पावर होती है और पावर को ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, वो एक्सरसाइज करता है और आपके पास जितने भी डिसीजंस हो रहे होते हैं ऑफ कोर्स वो पावर के ऊपर हो रहे होते हैं। अब पावर हमारे पास मेन जो है वो आपके पास जो होती है सीईओ या किसी ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजर या टॉप मैनेजमेंट के पास आपके पास होती है। डिफरेंट मैनेजर जब आपके पास डिफरेंट डिपार्टमेंट्स बनाती है या वहां पर जो हेड्स बनाती है तो एक्चुअली क्या करती है कि उन हेड्स को जो है कुछ ना कुछ अपनी अथॉरिटी का जो पोर्शन है वो क्या करती है, वो डेलीकेट किया जाता है, ठीक है। अब वहां पर क्या करती है कि जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स हैं वो अपने पास आगे जो है मैनेजर्स या डिफरेंट जो हैं जो उन्होंने रखे हुए हैं डिफरेंट, उनका पर्पज हमारे पास यही होता है कि किस तरह से हमारे पास क्या हो सके कि डिफरेंट जो पावर है उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके ताकि जो वर्क हमारे पास है वो आराम से जो आपके पास जो है परफॉर्म किया जा सके। पावर को डिस्ट्रीब्यूट करने का मकसद हमारे पास ये भी होता है कि आपके पास टॉप मैनेजमेंट ईच एंड एवरी टास्क के ऊपर नजर नहीं रख सकती, तो आप क्या करते हो, डिफरेंट लेवल्स बनाते हो। मैनेजरियल लेवल फॉर एग्जांपल आपने बात की थी, आपके पास कॉर्पोरेट लेवल है, देन वी हैव अब बिजनेस लेवल, देन वी हैव फंक्शनल लेवल, ठीक है। तो हर लेवल के ऊपर हमारे पास डिफरेंट मैनेजर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल है आपके पास डिफरेंट लेवल्स को देखने के लिए और हर लेवल जो है वो अकाउंटेबल है किसी भी दूसरे लेवल को, ठीक है। तो हमारे पास डिफरेंट हायरार्की ऑर्गेनाइजेशन इसलिए बनाई जाती है ताकि आप क्या कर सके, अपने टास्क को स्मूथली परफॉर्म कर सके और जो पावर है उसको आप जो है बेटर वे में जो क्या कर सके उसको आप डेलीकेट कर सके। अब आपके पास जो डिफरेंट पॉलिटिकल स्ट्रेटजीज जो पावर इंक्रीज करती हैं, कंट्रोलिंग अनसर्टेनिटी, बीइंग irrespectable, irreplaceable, being in a central position, generating resources, building alliances, increase a manager's power in an organization, controlling uncertainty। आपके पास जो डिफरेंट फैक्टर्स हमने यहाँ देखे, अभी हमने आपके सामने डिस्कस किए, हमारे पास जो भी ये डिफरेंट फैक्टर्स हैं इनका पर्पस आपके पास क्या है कि आपके पास अनसर्टेनिटी को कंट्रोल करना, ठीक है। अगर आपके पास ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अनसर्टेनिटी है, आपके पास ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अनसर्टेनिटीज आमतौर पर रहती हैं, ठीक है। आप जो भी डिसीजन लेते हैं कभी सर्टन नहीं होता, मोस्ट ऑफ द टाइम जो भी डिसीजन होता है आप एक लेते हो बट आपके पास कंडीशंस, सिचुएशंस, एक्सटर्नल फैक्टर्स ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या इंटरनल फैक्टर्स जो है आपके पास चेंज होते रहते हैं और ये आपके पास सिचुएशन, ये कंडीशंस का जो चेंज होना है ये आपके पास ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या करता है कि ये कंट्रीब्यूट करता है आपके पास कि आप किस तरह से जो है चीज़ों को जो है मैनेज करेंगे। अब अगर आपके पास ऑर्गेनाइजेशन में कोई अनसर्टेनिटी आती है और मैनेजर आपके पास क्या करता है, उस अनसर्टेनिटी को सॉल्व करता है, तो ऑफ कोर्स वो कोई भी डिसीजन ले रहा है तो किसी पावर के ऊपर ले रहा है, ठीक है, ठीक है। बीइंग मे बी ही एक्ट एज एन फॉर एग्जांपल आर्बिट्रेटर, कि आर्बिट्रेटर को एक्ट करता है, आपके पास सोल्यूशन, प्रॉब्लम जो अनसर्टेनिटी है उसका सोल्यूशन देता है और फिर आपको जो है वो इंश्योर करवाता है कि आप जो भी डिसीजन लिएगा उसको क्या करें, आप उसको अबाइड बाय भी करें, उसको इम्प्लीमेंट करें अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपके पास मैनेजर की जो एक पावर का ज्यादा होना, जो उसकी पहली रीजन हमारे पास क्या, कंट्रोलिंग अनसर्टेनिटीज, कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कॉन्फ्लिक्ट है, ठीक है, कोई रिसोर्स का प्रॉब्लम आपके पास, कोई और इश्यूज आपके पास डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है, मैनेजमेंट का प्रॉब्लम है, एडमिनिस्ट्रेटर का प्रॉब्लम है,
जो भी डिफरेंट आपके पास ऑर्गेनाइजेशन में इश्यूज हैं उनको जब एक मैनेजर सॉल्व करता है तो ऑफ कोर्स वो किसी अथॉरिटी या पावर के बेस पर करता है। तो जो आपके पास ये इश्यूज हैं कि अनसर्टेनिटी, जो आपके पास कंट्रोलिंग अनसर्टेनिटी, मैनेजर अनसर्टेनिटीज को कंट्रोल करता है, दैट्स व्हाई ही इज मोर पावरफुल। ठीक है आपके पास, और वो अनसर्टेनिटी किसी पावर की बेस पर ही कंट्रोल करता है। अगर एक मैनेजर के पास पावर ना हो तो किसी भी अनसर्टेनिटी को कंट्रोल नहीं कर सकता। बट डिसेंट्रलाइज सिस्टम के अंदर जो आपके पास है मैनेजर का जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो फंक्शन है, उसके अंदर एक फंक्शन आपके पास ये भी है कि आप जो है क्या करते हैं, वो अनसर्टेनिटी जो उसको आप जो है वो कंट्रोल करते हैं। सेकेंड हमारे पास है बीइंग इररिप्लेसेबल। अगर आप ऐसी पोजीशन के अंदर हैं या एक ऐसी अथॉरिटी आपके पास है कि आप इररिप्लेसेबल है, इररिप्लेसेबल कि आपकी जगह पर कोई दूसरा बंदा नहीं आ सकता है। ठीक है, ये तो इस केस में होगा फॉर एग्जांपल आपके पास कि जब आपका अपना बिजनेस है, तो इस केस के अंदर तो आपके पास ये कि इररिप्लेसेबल है, आपको जो बंदा है रिप्लेस नहीं कर सकता, बिकॉज अथॉरिटी ऑल टू ऑल आपके पास ही है और आप ही सब कुछ जो है वो कंट्रोल करें चीजों को। ठीक है, जब हमारे पास इस तरह की सिचुएशन होगी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कि आप ऑल इन ऑल होंगे और सब कुछ आपके अपने कंट्रोल में होगा और तमाम की तमाम पावर आपके पास होगी, इस केस के अंदर जो है वो आप जो है वो मोर पावरफुल जो है वो कंसिडर आपके पास जो है वो होंगे। ठीक है, और उस मोर पावर के आपके पास जो सिचुएशन है वो आपके पास क्या है कि इररिप्लेसेबल, कि आपको कोई बंदा जो है वो क्या कर नहीं कर सकता, वो कोई बंदा आपको आके रिप्लेस नहीं कर सकता। तब आपके पास ऐसी सिचुएशन हो कि आप जो है तमाम रिसोर्सेज के ऊपर कंट्रोल रखते हो और तमाम के तमाम डिसीजन पावर आपके अपने पास हो और कोई भी बंदा या कोई भी अथॉरिटी जो है वो आपको चेक नहीं कर सकती, आप किसी के आगे अकाउंटेबल, आपके पास आप किसी के आगे अकाउंटेबल जो है वो नहीं है। तो इस केस के अंदर आपके पास जो है पावर आपके पास बढ़ेगी। तो ये भी आपके पास एक सिचुएशन है जहां पे आपके पास मैनेजर जो है वो अपनी पावर को क्या करता है, वो ज्यादा एक्सरसाइज करता है। बीइंग इन अ सेंट्रल पोजीशन। अब अगर आपकी पोजीशन जो है या बीइंग ए मैनेजर आपकी कुछ ऐसी पोजीशन है कि आप जो है वो सेंट्रल पॉइंट के ऊपर हैं, तमाम के तमाम डिफरेंट जो डिपार्टमेंट्स हैं या तमाम के तमाम जो रिसोर्सेज आपके पास हैं वो आपके पास आपके थ्रू जो है वो लोकेट होते हैं, या तमाम के तमाम लोग जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के हैं वो आपके आगे क्या है वो अकाउंटेबल हैं, आप बिल्कुल सेंट्रल पोजीशन के अंदर हैं, सेंट्रल पोजीशन इन द अथॉरिटी। ठीक है, आप जो है फॉर एग्जांपल आप एडमिनिस्ट्रेशन पोस्ट के अंदर हैं और जो भी आपने डिसीजन लेने हैं, जो भी आपको डिसीजन लेना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट से जो है परमिशन जो है वो लेनी पड़ेगी। ठीक है, अब आप जो भी सेंट्रल बॉडी है उससे आप डिसीजन लेना है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ना सिर्फ आपका बल्कि डिपार्टमेंट के तमाम जो डिसीजंस हैं वो डिपेंडेंट हैं किसके ऊपर, आपके ऊपर। ठीक है, आपके साइन होंगे या आपकी जब तक परमिशन नहीं होगी कोई भी डिसीजन आपके पास जो है वो लिया नहीं जाएगा। तो यहाँ पर जो आप एक सेंट्रल पोजीशन पे हो तो सेंट्रल पोजीशन पे होना भी आपके पास क्या है, वो भी आपके पास जो है आपकी अथॉरिटी को जो क्या करता है वो बढ़ा देता है। जनरेटिंग रिसोर्सेज, यस, आप किसी ऐसी पोजीशन के ऊपर हैं जहां पर आपके पास अथॉरिटी है या आपके पास पावर है कि आप जो रिसोर्सेज हैं उन्हें आप जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, ऑफ कोर्स एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो आपके पास है रिसोर्सेज जो है आपके पास हमेशा स्केर्स होते हैं, कभी भी एक अनलिमिटेड रिसोर्सेज आपके पास जो है वो नहीं होते। अब जब आपके पास अनलिमिटेड रिसोर्सेज नहीं होते तो फिर कोई ऐसा बंदा जो कि आपके लिए रिसोर्सेज जनरेट करता है उसकी इंपॉर्टेंस ऑर्गेनाइजेशन के पास क्या होती है, वो बढ़ जाती है। अब अगर आप ऐसी पोजीशन में हैं कि आप क्या कर रहे हैं, रिसोर्सेज जो हैं वो जनरेट करते हैं, तो वहां पर भी आपके पास जो पावर होगी, अथॉरिटी होगी, वो आपके पास क्या होगी, वो ज्यादा होगी। ठीक है, ऑफ कोर्स आपको रिसोर्सेज जनरेट करने के लिए डिफरेंट डिसीजंस लेने पड़ेंगे और आप अगर डिसीजंस के लिए किसी पर डिपेंडेंट हैं तो शायद फिर आपके पास हर्डल्स भी आए और फिर आपके पास जो है इश्यूज आए। बट अगर आप जो है कंट्रोलिंग बॉडी हैं और आप रिसोर्सेज जो है वो जनरेट करते हैं, ठीक है, तो इस केस के अंदर जो है आप ज्यादा जो होंगे वो पावरफुल आपके पास जो होंगे वो होंगे। बिल्डिंग अलायंसेस, अब यहाँ पर आपके पास अलायंस बिल्ड करना कि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को लिंक करना या डिफरेंट जो है वो कोलैबोरेटिव नेटवर्क जो आपके पास जो है उनको जो है वो लिंक करना। फॉर एग्जांपल आपके पास एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से मिलकर अलायंस में जो है कुछ काम करती है, तो आपके पास प्रोडक्टिविटी लेवल भी ऑफ कोर्स ऑर्गेनाइजेशन का बढ़ेगा, बट इसके साथ साथ जो प्रोडक्ट क्वालिटी है वो भी आपके पास क्या होगी, वो भी आपके पास जो है वो इन्हांस होगी।
तो आपके पास अगर अलायंस बिल्डिंग में आपका रोल ज्यादा है तो ऑफ कोर्स आपकी जो पावर होगी वो आपके पास जो है वो ज्यादा यहाँ पर आपके पास जो होगी वो आपके पास होगी। यहाँ पर हमने डिफरेंट देखी पॉलिटिकल स्ट्रेटजीज फॉर गेनिंग और मेंटेनिंग द पावर। यहाँ पर हमने लास्ट स्लाइड में हमने देखा कि किस तरह से डिफरेंट फेजेस हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजर्स जो हैं वो यूज करते हैं अपने पास अथॉरिटी को या पावर को जो है वो इन्हांस करने के लिए। जो हमारे पास नेक्स्ट स्लाइड है हमारे पास है कि हम किस तरह से कौन कौन सी ऐसी पॉलिटिकल स्ट्रेटजीज के थ्रू आप पावर गेन कर सकते हैं या आप पावर को क्या कर सकते हैं वो मेंटेन कर सकते हैं। जो हमारे पास यहाँ पर जो डिफरेंट स्ट्रेटजीज हैं जो हमारे पास जिनको हम जो है वो डिस्कस कर रहे हैं मेंटेनिंग या जनरेटिंग पावर का, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है कंट्रोलिंग अनसर्टेनिटी, रिड्यूस अनसर्टेनिटीज फ्रॉम अदर्स इन द फॉर्म। जैसे अभी हमने लास्ट में बात की कि फॉर अदर्स इन द फॉर्म आपके पास अनसर्टेनिटी जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है, ठीक है, तो अगर आप उन अनसर्टेनिटीज को ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से या फॉर्म्स के अंदर से रिड्यूस करते हैं तो इट्स मीन दैट यू विल बी कंसिडर्ड मोर पावरफुल, या आप अपनी पावर के थ्रू क्या करते हैं किसी प्रॉब्लम्स को इश्यूज को रिजॉल्व करते हैं तो आपके पास जो है पावर जो है वो ज्यादा आपके पास बढ़ेगी। मेकिंग वन सेल्फ इररिप्लेसेबल, डेवलप वैल्यूएबल स्पेशल नॉलेज और स्किल्स। आपके पास कुछ ऐसी स्किल्स हैं, कुछ ऐसी नॉलेज हैं जो कि बाकी वर्कर्स के पास ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जो आपके पास नहीं है, ठीक है। जब इस तरह की आपके पास कोई फॉर एग्जांपल आप टेक्नोलॉजिकली बहुत एडवांस हैं, आपको तमाम नए सॉफ्टवेयर जो उनके ऊपर आपके पास ग्रिप है, जब ऐसा आपके पास होगा कि आपको तमाम नए सॉफ्टवेयर के बारे में अवेयरनेस होगी और जो भी स्पेशल नॉलेज है, ठीक है, वो आपके पास ज्यादा होगा, तो उस केस के अंदर आपकी जो डिमांड है वो ऑर्गेनाइजेशन में आपके पास क्या होगी वो ज्यादा होगी, ठीक है। आप खुद देखें कि आप अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हैं और आपका जो वर्कर है जो बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव है या बहुत ज्यादा नॉलेजेबल है, उसके पास स्किल्स और एक्सपर्टीज उसके पास ज्यादा होंगी, तो आप कभी भी उसको अपनी ऑर्गेनाइजेशन से क्या करेंगे वो जाने नहीं देंगे। तो आप एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है, जिस तरह मैं आम बात करता रहता हूँ आपके साथ भी, कि आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है वो डिफरेंस, जब तक आप जो है खुद को डिफ्रेंशिएट नहीं करते दूसरे लोगों से, तब तक आप क्या करेंगे, तब तक आप जो है वो कामयाब नहीं होंगे। आप ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जो है सिर्फ एक वजह से जो है वो पावर गेन कर सकते हैं या टॉप पोजीशन पहुंचा सकते हैं, और वो हमारे पास वजह है डिफरेंशिएशन, कि आप खुद को जो है लोगों से डिफरेंशिएट करें। डिफरेंशिएट इन द फॉर्म ऑफ नॉलेज, डिफरेंशिएट इन द फॉर्म ऑफ स्किल्स। आपके पास डिफरेंट मेथड्स हैं, डिफरेंट तरीके हैं जिनके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, वो आप जो है अपने नॉलेज स्किल्स को इन्हांस कर सकते हैं। और वो एम्प्लॉयज जो खुद को जो है वो आगे की तरफ देखना चाहते हैं या खुद को जो है आज से जो है वो आगे देखना चाहते हैं, वो हमेशा नए स्किल्स और नए जो टूल्स हैं उनको ऊपर क्या करते हैं, अपनी कमांड जो है उसको जो है वो बढ़ा कर रखते हैं। और ये आपके पास कमांड है ये जरूरी है, ठीक है। क्यों कि अगर आपके पास फॉर एग्जांपल कुछ ऐसा प्रोसेस है, कुछ ऐसा टेक्निकल टूल है जिसमें आप एक्सपर्ट हैं, और वो जो टूल है टेक्निकल वो ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को इन्हांस करने में जो है वो जो है कंट्रीब्यूट करता है, ये ना सिर्फ परफॉर्मेंस बल्कि जो आपके पास डिफरेंट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हैं, ठीक है, उसके अंदर भी इंप्रूवमेंट लाता है, और आप जो है वो कम इनपुट यूज करते हो, ज्यादा आउटपुट जो है वो आप जो है वो जनरेट कर सकते हैं। तो इस तरह की कोई भी स्किल या कोई भी इस तरह की आपके पास एक्सपर्टीज जो है वो ऑफ कोर्स डिफरेंशिएट करती हैं आपको दूसरों से। तो इस केस के अंदर जो है आपकी बात ज्यादा सुनी जाएगी, आपकी बात ज्यादा मानी जाएगी, आपको ज्यादा जो है वो एक अथॉरिटी या पावर जो है वो दी जाएगी, बिकॉज यू आर डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स। Third thing is being in a central position, have decision making control over the firm's critical activities, ठीक है, crucial activities and resources। Of course अगर आप जो हैं वो irreplaceable हैं, आपके पास ऐसी अथॉरिटी है कि आप जो हैं वो फर्म्स के जो भी क्रूशियल या इंपॉर्टेंट डिसीजंस हैं वो आप लेते हैं, वो या वो आपके कंट्रोल के अंदर हैं, तो इस केस के अंदर भी आपके पास क्या है कि आप जो है वो पावर जो है वो ज्यादा एक्सरसाइज कर सकते हैं। जनरेटिंग रिसोर्सेज, हायर्ड स्किल पीपल और फाइंडिंग फाइनेंसेस व्हेन इट इज नीडेड। अगर इस तरह आपके पास केस है कि आप जो है वो स्किल्ड लोग जो हैं उनको जो है आप हायर करते हैं, या स्किल्ड जो भी आपके पास पीपल हैं वो आपकी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। अब जो आपके पास स्किल्ड लोग होंगे सारे के सारे, वो ऑफ कोर्स आपके नेटवर्किंग होगी तभी आपके स्किल्ड पीपल को जो है वो ला सकेंगे। या फॉर एग्जांपल आपके पास जो है कोई इवेंट्स हो रहे हैं, उस इवेंट्स के लिए आपको जो है फाइनेंसेस जो है वो जनरेट करने हैं, और आप अगर फाइनेंसेस जो है वो जनरेट करते हैं तो उन फाइनेंसेस को जनरेट करने की वजह से भी आपके पास जो है क्या होगा, आपके पास कि आप जो है पावर ज्यादा एक्सरसाइज करेंगे।
अब ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर अगर एक ऑर्गेनाइजेशन मैनेजर या टॉप मैनेजमेंट को पता है कि ये बंदा जो है इसके पास स्किल्स हैं कि और इनकी नेटवर्किंग या सोशल नेटवर्क इतना बड़ा है इनका कि मतलब कहीं से भी फंड्स जो हैं वो ला सकते हैं या कोई से भी स्किलफुल पर्सन जो है वो ला सकते हैं। कोई आपके पास प्रॉब्लम है, आपको स्किल्ड बंदा चाहिए, बंदे ने जो है बंदा ढूंढ के आपके लिए अरेंज किया और आप उससे जो है वो काम ले रहे हैं, इस केस के अंदर भी आपके पास जो होंगे चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा जो होंगी वो आपके जो है ज़्यादा कंट्रोल के अंदर होंगी। ऑर्गेनाइजेशन में आपकी रिस्पेक्ट और वैल्यूज होगी वो बढ़ेगी। बिल्डिंग अलायंस, बिल्डिंग म्यूचुअल बेनिफिशियल रिलेशनशिप विद अदर्स इनसाइड एंड आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, नेटवर्किंग के थ्रू ही आप जो है इंटरनल रिलेशनशिप भी अपने बढ़ाएं, इंटरनली भी जो है आपका नेटवर्क स्ट्रांग हो और एक्सटर्नली जो आपके पास जो है नेटवर्क आपके पास जो है वो स्ट्रांग हो। आप ना सिर्फ इंटरनली जो है चीज़ों को जो है मैनेज कर रहे हैं या कंट्रोल कर रहे हैं, बल्कि आप जो है बाहर ऑर्गेनाइजेशन से बाहर दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी आपके लिंकेज हैं। ठीक है, और आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो है इंटरनली एज वेल एज एक्सटर्नली दोनों एंड पर जो है कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी आपके पास जो पावर है वो ज़्यादा होने के चांसेस हैं। यहाँ पर हमारे पास पॉलिटिकल स्ट्रेटजी फॉर एक्सरसाइजिंग पावर, पीछे हमने बात की कि हाउ यू कैन जनरेट और हाउ यू कैन मेंटेन द पावर। अब यहाँ पर बात है पावर एक्सरसाइज करने की। आपके पास रिसीविंग, रिलाइंग ऑन ऑब्जेक्टिव इंफॉर्मेशन, bringing in an outside expert, controlling the agenda, making everyone a winner। आपके पास 4 डिफरेंट एक्सरसाइजेज हैं, पॉलिटिकल स्ट्रेटजीज जो आप पावर एक्सरसाइज कर सकते हैं, एंड ऑल दीज 4 स्ट्रेटजीज इट हेल्प्स मैनेजर यूज देयर पावर इफेक्टिवली। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारे पास जो है वो हमारे पास है कि रिलाइंग ऑन ऑब्जेक्टिव इंफॉर्मेशन। आप जो है वो पावर्स को इफेक्टिवली तब यूज कर सकेंगे व्हेन यू वर्क अकॉर्डिंग टू योर ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जैसे हमने बात की कि अब हमारे पास विजन होता है, मिशन स्टेटमेंट होती है, एनुअल ऑब्जेक्टिव्स आपके पास होते हैं, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजीज, शॉर्ट टर्म स्ट्रेटजीज, और ये तमाम की तमाम जो भी आपके पास एनुअल ऑब्जेक्टिव्स हैं, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म स्ट्रेटजीज हैं, ये एक्चुअली कंट्रीब्यूट करती हैं टुवर्ड्स अचीविंग द मिशन स्टेटमेंट। ठीक है, अब मिशन स्टेटमेंट आपके पास जो है वो चेंज होती रहती है, बट आपके पास जो है मिशन स्टेटमेंट का जो लिंकेज है वो आपके पास किसके साथ होता है, वो आपके पास होता है विजन स्टेटमेंट के साथ। अब यहाँ पर अगर आप रिलाई कर रहे हैं, रिलाइंग ऑन ऑब्जेक्टिव इन्फॉर्मेशन, जो आपके पास ऑब्जेक्टिव्स की इन्फॉर्मेशन आप उसके ऊपर रिलाई करते हैं, ठीक है, तो इट विल हेल्प मैनेजर्स टू यूज देयर पावर इफेक्टिवली। आपका जो डिसीजन है, आपकी जो फॉर एग्जांपल जो भी आप पावर एक्सरसाइज कर रहे हैं वो आपके पास क्या है, डिपेंडेंट है किसके ऊपर, आपके पास ऑब्जेक्टिव इन्फॉर्मेशन के ऊपर। ठीक है, कि आप जो डिसीजन ले रहे हैं, दीज डिसीजंस आर अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, या ये ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करती हैं कि आप किस तरह से चीज़ों को जो है मैनेज करें, किस तरह से चीज़ों को जो है आप देखें। तो यहाँ पर जब आपके पास चीज़ें जो हैं वो जो भी आप डिसीजन ले रहे हैं, इट वाज अकॉर्डिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव। ठीक है, आपके पास जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनके मुताबिक डिसीजन लेंगे, तमाम के तमाम ऑर्गेनाइजेशन आपके पास लोग क्या करेंगे, मानेंगे बात। आप अगर कुछ ऐसा डिसीजन ले रहे हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव से मैच नहीं करता, क्योंकि आपके पास ऑर्गेनाइजेशन में जो मिशन या मिशन स्टेटमेंट है, ये हर एम्प्लॉय को पता होती है कि हमारा ये टारगेट, हमने इस चीज को अचीव करना है, और आप जो डिसीजन ले रहे हैं वो भी उसी इंफॉर्मेशन के ऊपर बेस्ड है, तो वो हर एक बंदे के लिए ऑर्गेनाइजेशन में आपके पास क्या होगा, वो एक्सेप्टेबल होगा। बट अगर आप ऐसा डिसीजन ले रहे हैं जो कि सबके लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, बिकॉज जितनी भी हिरार्की आपके पास ऑर्गेनाइजेशन में है, जितना भी आपके पास एक आउटकम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है, वो आपके पास क्या चीज है, वो आपके पास हर बंदा अपने एंड पे कंट्रीब्यूट कर रहा है टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ द मिशन स्टेटमेंट। अब अगर आपने कुछ ऐसा डिसीजन लिया जो कि उनको उस रास्ते से हटाएगा, तो ऑफ कोर्स आपके पास इनएफिशिएंसी, आपके पास ऑर्गेनाइजेशन में जो है कॉन्फ्लिक्ट का जो है वो सोर्स बनेगा। बट अगर आप अपने जो इन्फॉर्मेशन है ऑब्जेक्टिव्स की उसके ऊपर रिलाई करते हैं, तो ये आपकी जो पावर को इन्हांस करने में या पावर को अच्छी तरह से एक्सरसाइज करने में आपकी जो है वो हेल्प करेगा। सेकंड चीज हमारे पास है ब्रिंगिंग इन एन आउटसाइड एक्सपर्ट। आपके पास कोई इश्यू है, कोई कॉन्फ्लिक्ट है, और आप बाहर से कोई एक्सपर्ट जो है वो लेकर आते हैं, ठीक है, ताकि हम उस प्रॉब्लम को, सोल्यूशन को क्या करें, आपके पास जो उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन हम निकाल सकें। दिस थिंग इज अनदर वे टू एक्सरसाइज द पावर। तो ये हमारे पास मैनेजर को हेल्प करती है कि पावर को जो है इफेक्टिवली क्या करें, यूज करें। यहाँ पर हमारे पास जो एक और कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है वो हमारे पास जो है
वो ये है कि आपके पास जब ऑर्गेनाइजेशन में कोई प्रॉब्लम होता है तो ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, बाहर से आउटसोर्स करती है। आउटसोर्स हमारे पास क्या होता है कि कोई आपके पास स्किल कम है, कोई आपके पास रिसोर्स जो है वो कम है, तो आप क्या करते हैं, आप आउटसोर्स करते हैं कुछ चीज़, उसको यूज़ करते हैं और देन आप क्या करते हैं कि उसको जो है आप वापस भिजवाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके घर में कोई फंक्शन है तो आपने क्या करना है, आपको जी लाइट्स चाहिए, दिस दैट सारी चीज़ें चाहिए। अब वो आपको वन टाइम यूज़ है और वो आपको शायद कितने सालों बाद जो है वो वन टाइम आपने यूज़ किया, आप रिसोर्स के परचेज नहीं करेंगे बल्कि क्या करेंगे, आप उसे आउटसोर्स करेंगे, आप किधर से कहीं से उसे जो है परचेज करेंगे बाहर से, और उसे क्या करेंगे यहाँ पर आप जो है वो यूटिलाइज करेंगे। तो यहाँ पर आपके पास यही चीज़ है कि जब आप यूटिलाइज करेंगे किसी चीज़ को तो वहाँ पर आपके पास जो है आउटसोर्स करना, कि आपके पास कोई इश्यू है, प्रॉब्लम है, उसको रिजॉल्व करना, आप बंदा लाएं, अपने प्रॉब्लम को रिजॉल्व करें और क्या करें, फिर आप जो है उसको जो है वापस उस रिसोर्स को कर दें जहां से आपने उसे लिया था। तो ये हमारे पास ये भी आपके जो है पावर को एक्सरसाइज करने में हेल्प करेगी। आपके पास कंट्रोलिंग द एजेंडा, जो भी आपके पास मीटिंग है, जो एजेंडा है, इफ यू आर कंट्रोलिंग दैट एजेंडा और उसे आप परफेक्टली कंट्रीब्यूट करते हो उसके अंदर, ये भी आपके पास जो है एक इफेक्टिव कंट्रीब्यूशन है। मेकिंग एवरीवन अ विनर, दिस इज मैनेजरियल स्ट्रेटजी। हमारे पास मैनेजमेंट के अंदर स्ट्रेटजी है कि आप जो है हर एक को जो क्या करें, वो पार्टिसिपेशन का जो है मौका दें। ठीक है, जैसे हम बात करते हैं पावर डेलीगेशन की, कि आप पावर को डेलीगेट करें। ठीक है, लेट देम मेक मिस्टेक्स, उनको मिस्टेक्स करने दें, मिस्टेक से वो सीखेंगे। ठीक है, बट एक चीज आप देख लें कि अगर आप एक दफा मिस्टेक करें तो आपके पास मिस्टेक होगी, बट अगर आप दूसरी दफा भी वो मिस्टेक जो है उसे आप रिपीट करेंगे तो रिपीटिशन ऑफ मिस्टेक इज योर डिसीजन नाउ। ठीक है, एक दफा किया गलती होगी, ठीक है, दूसरी दफा आपने फिर वही गलती जो है उसको आपने रिपीट किया तो आपके पास ये आप डिसीजन है आपका, ये जो है मिस्टेक नहीं कहलाएगी। तो इस चीज को आप देखें, जरा याद रखें इस चीज को। ठीक है, रिपीटेशन ऑफ मिस्टेक इज योर डिसीजन, आप मतलब आप अपने आप को ठीक करें। खैर, हम बात करें आपके पास मेकिंग एवरीवन अ विनर, मैनेजर के अंदर जो आपके पास क्रिज्मेटिक पर्सनैलिटी होती है, लीडरशिप स्किल्स होती हैं और वो हर एक को जो है कामयाब देखना चाहता है। अब ये कामयाबी कब आएगी, जब हर बंदा जो है वो क्या करेगा, वो मैनेजमेंट के अंदर जो है कंट्रीब्यूट करेगा। हर बंदा जो है वो क्या करे अपने पास के, हर बंदा जो है वो इफेक्टिवली जो है वो पार्टिसिपेट करे इन द डिसीजन मेकिंग स्किल। आपके पास जो भी आपका होनेस्ट एक ओपिनियन है वो क्या करें कि आप जो है ऑर्गेनाइजेशन को दें, आपके पास बात सुनी जाए, आपकी बात मानी जाए। ठीक है, अगर आपको बाहर से बंदा लाते हैं, कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं तो आपके पास ऑफ कोर्स ये एक रिक्वायरमेंट होगी और ऑर्गेनाइजेशन जो है इन चीज़ों को जो आपके पास जो है वो देखती है। आपके पास हेल्प मैनेजर यूज देयर पावर इफेक्टिवली, तो हमने यहाँ पर 4 चीज़ें देखी कि मैनेजर किस तरह से यूज कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने बात की कि आप जो अपने ऑब्जेक्टिव्स हैं उसकी जो इन्फॉर्मेशन है उस पर जो है आप स्टिक रहें, आपका जो डिसीजन है वो अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्टिव इन्फॉर्मेशन वो होना चाहिए। ब्रिंगिंग इन एंड आउटसोर्स एक्सपर्ट, अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम है, कोई इश्यू है तो आप जो है रिसोर्स को आउटसोर्स कर क्या कर सकते हैं, आप वो डिसीजन जो है ले सकते हैं या आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। कंट्रोलिंग द एजेंडा, आपके पास जब भी कोई मीटिंग है, कुछ भी है तो एजेंडा है, यू विल बी द वन हु कंट्रोल द एजेंडा। मेकिंग एवरीवन डिसीजन, आपके पास जो स्ट्रेटजीज हैं, जो डिसीजंस है वो ऐसे होने चाहिए कि हर बंदा ऑर्गेनाइजेशन का आपके पास क्या हो, वो सेटिस्फाई हो। ठीक है, जितना आपके पास सेटिस्फेक्शन लेवल बढ़ेगा आपके पास ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस जो भी आपके पास जो होगी वो इन्हांस होगी। अब हमारे पास जो कॉन्फ्लिक्ट की 2 डिफरेंट टाइप्स हैं, इनमें हमारे पास एक है फंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट एंड सेकंड थिंग इज कॉल्ड डिसफंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट। ये हमारे पास 2 डिफरेंट टाइप्स हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन में आमतौर पर प्रैक्टिस की जाती हैं आपके पास। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव फंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट दैट सपोर्ट्स द गोल ऑफ द ग्रुप एंड इम्प्रूव इट्स परफॉर्मेंस। ठीक है, कोई भी ऐसा कॉन्फ्लिक्ट जो कि गोल ऑफ अ ग्रुप, फॉर एग्जांपल ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं, जो कि उन ग्रुप्स के गोल को सपोर्ट करे एंड इम्प्रूव इट्स परफॉर्मेंस और उसकी परफॉर्मेंस को इन्हांस करे, दैट थिंग इज कॉल्ड फंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट। एंड सेकंड वी हैव डिसफंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट दैट हिंडर्स ग्रुप परफॉर्मेंस। आपके पास इन ऑर्गेनाइजेशन मोस्ट ऑफ द टाइम इंडिविजुअल एक्टिविटी नहीं होती। ठीक है, आप क्या करते हैं कि ग्रुप की फॉर्म में कंट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, आपके पास डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं और वो डिफरेंट ग्रुप्स मिलकर क्या करते हैं, वो जो है कंट्रीब्यूट करते हैं अपने एंड के ऊपर। अब यहाँ पर जो आपके पास कंट्रीब्यूशन है ग्रुप एंड के ऊपर जो भी आप बात कर रहे हैं, वो हमारे पास क्या है कि अगर जो कॉन्फ्लिक्ट है वो आपके गोल को सपोर्ट करता है,
ठीक है, या आपके जो ग्रुप है उस ग्रुप के गोल को कॉन्फ्लिक्ट सपोर्ट करता है, तो दैट विल बी मोर प्रोडक्टिव, क्योंकि वो आपके पास जो परफॉर्मेंस है उसको क्या करेगा, उसको वो इन्हांस करेगा। सो दैट थिंग इज कॉल्ड फंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, सेकंड हमारे पास है डिसफंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट दैट हिंडर द ग्रुप परफॉर्मेंस। कोई ऐसा कॉन्फ्लिक्ट जो कि ग्रुप के गोल्स को जो है क्या करता है, वो उसको जो है सपोर्ट नहीं करता। ठीक है, आपके गोल्स, इंडिविजुअल गोल्स डिफरेंट है, वो ग्रुप का गोल नहीं है। ठीक है, अगर कोई भी ऐसा कॉन्फ्लिक्ट जो ग्रुप के गोल को सपोर्ट नहीं करता, तो दैट थिंग इज कॉल्ड डिसफंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट और परफॉर्मेंस को आप थोड़ा देखें, हमारे पास ये ग्राफ है एंड वी हैव अ यूनिट परफॉर्मेंस हियर। आपके पास दो डिफरेंट पॉइंट हैं। इफ यू लुक इनटू द ग्राफ, यू हैव ए पॉइंट, यू हैव पॉइंट बी, यू हैव पॉइंट सी। ठीक है, आप अगर पॉइंट ए के ऊपर देखते हैं तो यहाँ पर जो आपका लेवल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है वो आपके पास क्या है, वो आपके पास लो है। ठीक है, या नन, या बिल्कुल है ही नहीं, जीरो आपके पास लेवल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिल्कुल ना होने के बराबर है। टाइप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, दिस थिंग इज कॉल्ड डिसफंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये आपके पास जो है ग्रुप परफॉर्मेंस को जो है वो क्या कर रहा है, वो उसको इफेक्ट नहीं कर रहा है। डिसफंक्शन उनका कॉन्फ्लिक्ट दैट हिंडर द ग्रुप परफॉर्मेंस। ठीक है, जो आपके पास ग्रुप परफॉर्मेंस क्या करे, मतलब हिंडर करे, उससे जो है वो कम करे आपके पास। फॉर एग्जांपल आपके पास स्टेंजेंट, नॉट रिस्पॉन्सिव चेंज, लैक ऑफ न्यू आइडियाज, यहाँ पर आपके पास यूनिट परफॉर्मेंस क्या होगी, वो आपके पास क्या होगी, वो लो होगी। ठीक है, आपके पास नॉन रिस्पॉन्सिव टू चेंज, ठीक है, आपके पास है स्टेंजेंट, ठीक है, एपथेटिक, हमारे पास न्यू आइडियाज नहीं है आपके पास, ऑर्गेनाइजेशन लैग करती है न्यू आइडियाज में। जब आपके पास एम्प्लॉय सेटिस्फाइड होंगे, मोटिवेटेड होंगे, तो आपके पास न्यू आइडियाज जो हैं तब आएंगे। ठीक है, कमिटमेंट लेवल तभी बढ़ेगा जब आपके पास न्यू आइडिया जो है उनको माना जाए, उनको आगे लेके जाए, जो उसको सुना जाए आपके पास। तो हमारे पास ए लेवल के ऊपर आपके पास क्या होगा यहाँ पर, कि आपके पास जो है वो कॉन्फ्लिक्ट जो है डिसफंक्शनल है, आपके पास परफॉर्मेंस जो है वो भी आपके पास लो है, और जो लेवल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट आपके पास जो है लो है। जैसे हमने बात की थी हमारे पास कि मैंने आपसे कहा था कि ऑर्गेनाइजेशंस कई दफा जो है कॉन्फ्लिक्ट जनरेट करती हैं, कॉन्फ्लिक्ट बढ़ाती हैं ऑर्गेनाइजेशन, क्यों? ताकि आपके पास परफॉर्मेंस लेवल क्या आपके पास क्या हो, बढ़ जाए। आप अगर पॉइंट बी को देखें यहाँ पर, तो यहाँ पर आपके पास जो लेवल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है वो क्या है, वो ऑप्टिमल है, बट आपके पास जो परफॉर्मेंस है, यूनिट परफॉर्मेंस, वो आपके पास क्या बहुत ही ज्यादा है। ठीक है, परफॉर्मेंस आपके पास क्या वो हाई है, वैल्यू, ठीक है, वायबल, सेल्फ क्रिटिकल, इनोवेटिव, यहाँ पर आपका परफॉर्मेंस आपके पास क्या हाई है। तो आपने देखा कि आपके पास अगर कॉन्फ्लिक्ट लेवल लो है तो परफॉर्मेंस भी आपके पास क्या है, वो लो है। लेकिन अगर आपके पास कॉन्फ्लिक्ट का लेवल ऑप्टिमल है, ठीक है, तो फिर आपके पास परफॉर्मेंस जो है वो आपके पास क्या है, वो हाई है। बट पॉइंट सी के ऊपर आप देखेंगे आपके पास लेवल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बहुत ही ज्यादा है। ठीक है, और यहाँ पर आपके पास क्या है कि डिसफंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट है, बिकॉज इट हिंडर द ग्रुप परफॉर्मेंस। यहाँ पर आपके पास है डिसरप्टिव, ठीक है, एंड देन वी हैव अनकोऑपरेटिव एटीट्यूड। यहाँ पर जो आपके पास परफॉर्मेंस का लेवल वो आपके पास क्या होगा, लो होगा। तो यहाँ पर आपने देखे हमने 3 डिफरेंट लेवल पढ़े, बट जो हमारे पास सबसे एक्सेप्टेबल लेवल है वो हमारे पास क्या था, बी। तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कॉन्फ्लिक्ट अच्छा होता है, बट उसका लेवल जो है वो ऑप्टिमल होना चाहिए। अगर आपके पास कॉन्फ्लिक्ट का लेवल ऑप्टिमल नहीं है तो आपके पास क्या होगा कि आपके पास कॉन्फ्लिक्ट जो है वो बढ़कर क्राइसिस की फॉर्म में चला जाएगा, और देन क्राइसिस को मैनेज करना, दिस इज समथिंग वेरी मच डिफिकल्ट, क्योंकि इन फ्यूचर क्राइसिस बढ़ेंगे तो आपके पास जो है वो एंड आउटपुट वी हैव अ डिजास्टर। सो दिस थिंग इज नॉट एक्सेप्टेबल। जो हमारे पास कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट टेक्निक्स हैं डिफरेंट, उनमें हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल है प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक, ठीक है, सुपर ऑर्डिनेट गोल्स, ठीक है, एक्सपेंशन ऑफ रिसोर्सेज आप बढ़ाएं, अवॉइडेंस जो है वो ज्यादा होना चाहिए लोगों के अंदर, स्मूथिंग, जो आपके पास पैरामीटर्स हैं, जो प्रोसेसेस हैं वो स्मूथ होने चाहिए। देन वी हैव टू यूज द कंप्रोमाइजिंग एटीट्यूड, दोनों पार्टीज के दरमियान जो है वो आपके पास जो है वो कंप्रोमाइजिंग एटीट्यूड होना चाहिए। देन वी हैव अथॉरिटेटिव कमांड, देयर मस्ट बी सम अथॉरिटेटिव कमांड, लीडर होना चाहिए, एक अमीर होना चाहिए जो उन चीजों को कंट्रोल करे आपके पास, ठीक है। अल्टरिंग द ह्यूमन वेरिएबल, अल्टरिंग द स्ट्रक्चर वेरिएबल्स, ह्यूमन वेरिएबल्स को आपको जो है वो देखना होगा, ठीक, उसको आपको अल्टर करना होगा। देन यू हैव टू अल्टर द स्ट्रक्चरल वेरिएबल्स, ताकि आप जो है अथॉरिटी के जो है वो तरीके से जो है वो एक्सरसाइज जो है अपने पास जो उनको आप कर सके। जो हमारे पास नेक्स्ट स्लाइड है वो हमारे पास है कि वी हैव मस्ट हैव अ गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स आपके अच्छी हो, ठीक है। ब्रिंजिंग इन आउटसाइडर्स, आप जो है आउटसाइडर्स को, आउटसाइड एक्सपर्ट्स को जो है वो यूज करें। फॉर एग्जांपल हम आर्बिट्रेटर की बात करें, ठीक है, नेगोशिएशन के अंदर हमने बात की थी,
तो हमारे पास जो है इन तरह की चीज़ों को आप लाएं ताकि आप अपने इंटरनल प्रोसेस क्या कर सकें, उनको आप जो है वो इम्प्रूव कर सकें। देन रीस्ट्रक्चरिंग द ऑर्गेनाइजेशन, अगर आपके पास प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता तो आप करें रीस्ट्रक्चर करें अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो पावर है उसके एक्सरसाइज का, तो आप उनको रीस्ट्रक्चर करें। अपॉइंटिंग अ डेविल्स एडवोकेट, ठीक है, अपॉइंटिंग अ डेविल एडवोकेट्स, ये हमारे पास एक और स्ट्रेटजी है जिसको आप यूज करके हमारे पास जो प्रॉब्लम उनको आप क्या कर सकते हैं, हमारे पास उनको सॉल्व कर सकते हैं। हमारे पास फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग कॉन्फ्लिक्ट, कंटेंट रिलेटेड वर्सेस पर्सनल, साइज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, एक और मॉडर्निटी ऑफ द इशू, हमारे पास पावर डिफरेंसेस कितने हैं, इंडिविजुअल पर्सनैलिटीज ट्रेट एंड डिस्पोजिशंस। हमारे पास जो आज के लेक्चर की समरी है, हमने आज के लेक्चर में बात की कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज के ऊपर, फिर हमने बात की थर्ड पार्टीज जो आपके पास नेगोशिएशन है, नेगोशिएशन हमने बात की, थर्ड पार्टी नेगोशिएशन में हमने आर्बिट्रेटर का हमने जिक्र किया। देन हमने बात की पॉलिटिकल स्ट्रेटजीज फॉर इंक्रीजिंग पावर, फिर हमने कहा कि आप मेंटेन कैसे कर सकते हैं, फिर हमने बात किया पॉलिटिकल स्ट्रेटजीज फॉर एक्सरसाइजिंग पावर, ठीक है। फिर हमने बात की आपके पास फंक्शनल और डिसफंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर हमारी बात रही। फिर हमने बात की टेक्निक्स की कि आप किस तरह से कॉन्फ्लिक्ट को जो है वो रिजॉल्व कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे आपके पास कॉन्फ्लिक्ट को हम थोड़ा जो है एलिब्रेट करेंगे, हम कॉन्फ्लिक्ट के जो डिफरेंट सोर्सेज हैं हम उनके ऊपर बात करेंगे। इसके साथ साथ हमारा जो है वो फोकस रहेगा कि कॉन्फ्लिक्ट की टाइप्स कितनी हैं, किस तरह से कॉन्फ्लिक्ट ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्ट करता है, ठीक है। तो हमारे पास 3 टाइप्स हैं, इंट्रापर्सनल कॉन्फ्लिक्ट, इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट एंड इंटर डिपार्टमेंटल कॉन्फ्लिक्ट। हम इनको 1 बाय 1 जो है नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।